Hello everyone, good morning. Hope you all are good. I am Amit Kumar, your economics teacher. In the previous video, we discussed the composition of India's foreign trade. So last video जो स्टॉप हो गई थी ऑटोमेटिकली वो हो गई थी 1991. ठीक है, तो मैं यहीं से वापस स्टार्ट कर रहा हूँ कि 1991 आ ईयर ऑफ डिवाइड. तो इसको ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहते थे? क्योंकि 1991 के बाद इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था. ओपन का मतलब कि बाहर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फिर हम एलपीजी पॉलिसी लेके आ गए थे. नाउ व्हाट इज एलपीजी? एलपी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज एलपीजी. उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी और यू कैन से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी. इनवर्ड लुकिंग का मतलब कि गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ही देखती थी कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है हम इनको कैसे प्रोटेक्ट करें, और बाहर की किसी भी इंडस्ट्री को इंडिया में आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हमारी इंडस्ट्री उनके सामने फेल हो जाती हैं तो हमारी बंद हो जाएंगी और ये डोमिनेट हो जाएंगी यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अडॉप्ट की थी. बट उसका नतीजा ये हुआ कि 1990s तक आते आते हमारे पास सिर्फ एक वीक तक हम बाहर से कुछ खरीद पाए, इतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था. तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई थी क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी वो फेल होती हुई दिख रही थी. तो ऐसे में फिर एक नई इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी, तो वो 1991 में आई थी. तो तभी से इसको हम कहते हैं 1991 ईयर ऑफ डिवाइड. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Study of the behavior of India's foreign trade brings out a significant point that the volume of trade has tended to gain momentum only after 1990. Why it is? Because first point is till 1990 we were relying on a different trade strategy. Second, we were relying on inward looking trade strategy. मैंने बताया आपको inward looking trade strategy मीन्स जिसमें हम जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की इंडस्ट्री से. Inward looking trade strategy which failed to yield the desired results. Third, it was only in 1991 that we shifted to the strategy of export promotion, which triggered a rise in our export and import. Okay? It was only in 1991 that we shifted to the strategy of export promotion, which triggered a rise in our exports and imports. Okay, so now inward looking trade strategy, import substitution strategy. ठीक है, सो फर्स्ट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी और यू कैन से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी. इंपोर्ट का मतलब कि बाहर से अगर आप कुछ भी मंगाते हो उसको सब्स्टिट्यूट यानी कि वहां से मंगाने की जगह आप इंडिया में ही कुछ उसको प्रोड्यूस करो. कहने का मतलब ये बाहर से इंपोर्ट बंद, जो बाहर से जो इंडस्ट्रीज जो उनके प्रोडक्ट आएंगे उन पर बैन कर देना, बंद कर देना, या हैवी ड्यूटी लगा देना, उनसे हैवी टैरिफ लेना. टैरिफ का मतलब टैक्स जो वहां से आने में लगता है वो, या फिर कोटा फिक्स कर देना. कोटा मतलब कि बाहर से अगर कुछ भी मंगाना है तो एक लिमिट फिक्स कर देना कि आप बस 10 ही मंगा सकते हो या 20 ही मंगा सकते हो. ये होता है कोटा फिक्स कर देना. ठीक है, तो ये होते हैं, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, टैरिफ एंड कोटास. ठीक है, जिसमें हम बाहर से कोई भी चीज़ लाने पे या तो हैवी टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो, तो वैसे ही कोई बाहर से नहीं खरीदेगा, या फिर कोटा फिक्स कर दो तो बहुत लिमिटेड नंबर में ही बाहर से कुछ खरीदा जाएगा. और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी मतलब कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करना है. Okay, inward looking trade strategy refers to the policy of reliance on import substitution and protection to the domestic industry through import restrictions and import duties in the area of international trade. Note the point carefully. First is import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from rest of the world. ठीक है, क्या होता है import substitution? Implies domestic production कि जो आप बाहर से import कर रहे हो उनको आप घर में ही बनाओ, means इंडिया में ही बनाओ. This is a strategy to save foreign exchange by restricting the volume of import. यानी कि इससे foreign exchange जो है वो सेव होता है. कैसे? जब हम restrict करते हैं यानी कि रोकते हैं किसको, foreign exchange को बाहर जाने में. Second point, foreign exchange was to be utilized for developmental imports. ठीक है,
फॉरेन एक्सचेंज वाज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स, यानी जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसीज हैं, उनको हमें यूज़ करना है किसके लिए? डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है। रेफरिंग टू इंपोर्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट but cannot be produced domestically owing to the lack of technology or the lack of investment funds. Third, by adopting inward-looking trade strategy, the government preferred to economize the use of foreign exchange rather than maximize the generation of foreign exchange. ठीक है, तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करने में गवर्नमेंट का क्या था? गवर्नमेंट प्रेफर टू इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किसको हम जितना इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, उतना इकोनॉमिकली हमें यूज करना है। फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। और गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट चाहती थी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सके हम फॉरेन कंपटीशन से, इंटरनेशनल कंपटीशन से, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि एक छोटी सी बॉक्स में दिया हुआ है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? आपको इसकी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आएगा। Import substitution is a strategy to save foreign exchange by encouraging domestic production of such goods which the country has been importing from rest of the world. Domestic industry is offered protection from foreign competition through import restrictions and import duties. Country to do it, export promotion. एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा करो। एक्सपोर्ट का मतलब कि यहाँ बनाओ बाहर बेचो, वो तो ठीक है। इससे क्या होता है? इससे फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है, ठीक है। बट इंपोर्ट से क्या होता है? फॉरेन करेंसी हमारे से बाहर जाती है। इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्या इम्पैक्ट पड़ा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री? तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके कुछ गुड इफेक्ट भी थे और कुछ बैड इफेक्ट भी थे, ठीक है। तो गुड इम्पैक्ट कैसे हो सकते हैं? गुड इम्पैक्ट हो सकते हैं कि जो इससे डोमेस्टिक मार्केट है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्शन का मतलब कि वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट बना सकती है, उसको कोई डर नहीं है कि कोई हमसे कोई सस्ती चीज़ बाहर से आ जाएगी और वो आके सेम प्रोडक्ट बहुत कम रेट में अच्छा बेचेंगे, तो इनको डर नहीं होता। तो इससे जो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्शन मिला, ठीक है। तो ये तो इसके गुड इफेक्ट होंगे और हम कुछ चीज़ों में सेल्फ रिलायंस भी हुए, सेल्फ डिपेंडेंट भी रहे। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट से बाहर हो गई, ठीक है। जो जो नए नए रिफॉर्म्स जो हो रहे थे बाकी ग्लोबली, वो हम तक नहीं पहुंच पाए। India pursued a trade strategy to protect its domestic industry from foreign competition, called inward-looking trade strategy. It had both good as well as bad impact on the industrial health of the economy. Following is a brief description of the good and bad impact of inward-looking trade strategy pursued in India's period to 1991, when new economic policy was launched. So, good impact. Following observations highlight the good impact of inward-looking trade strategy. First is high rate of industrial growth with structural transformation. गुड इम्पैक्ट क्या पड़ा? पहला पॉइंट है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थे स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा हुआ था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट था। Despite Green Revolution, the percentage contribution of industrial sector to GDP increased from nearly 12% in 1951 to nearly 25% in 1991, ठीक है। तो 12% से कितना हो गया था? इंक्रीज हो गया 25%। Rising share of industrial sector in GDP is a sign of economic growth based on structural transformation in the economy. Second point is diversification of industrial growth. The period 1950 to 1990 showed diversification of industrial growth as indicated by the following observations. First, modern industry was no longer confined to textile and jute.
Thanks to inward-looking trade strategy, industrial growth started spreading across engineering goods and a wide range of consumer goods. ठीक है. Then, owing to the inward-looking trade strategy, there was a noticeable growth of the then sunrise industry. And उस टाइम की जो sunrise industry थी, like electronic industry, it is widely recognized that electronic industry would have failed to take roots in the domestic economy had the policy of protection not been pursued. Then growth of automobile industry in India is also ascribed to the inward trade strategy. Exposed to international competition, these industries would have failed to survive. Okay, then third is opportunities of investment. Protection to SSI. SSI आपको बताया था, small scale industries open new opportunities of investment for those who did not have much capital. It also implied the use of latest resources in the country which otherwise would have remained idle. New investment opportunities implied new opportunities of self-employment. It promoted growth with equality. तो ये जो इसके पॉइंट थे, सारे पॉइंट थे कि उसके जो गुड इम्पैक्ट थे, मैं इसको बता देता हूँ. अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जब इंडिया में ही जो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो आगे बढ़ने लगी हैं, ग्रोथ कर रही हैं, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टमेंट की, जिसमें एसएसआई में मैंने बताया था आपको कि जो एसएसआई को तो किसी पर्टिकुलर एरिया की ज़रूरत नहीं होती थी, इसको तो आप कहीं भी सेटअप कर सकते थे क्योंकि इसमें काफ़ी कम कैपिटल लगती थी, ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी. ठीक है. कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी थी ऑटोमोबाइल की जो उस टाइम पे काफ़ी ग्रो की थी, और सनराइज इंडस्ट्री या कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी जो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस भी थी. ठीक है. तो ये तो कुछ फ़ायदे थे, कुछ गुड इम्पैक्ट थे इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी के. तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बैड इम्पैक्ट. Following observations highlight the bad impact of inward-looking trade policy on domestic industry. First, growth of inefficient public monopolies. यानी कि ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, क्योंकि 1991 से पहले गवर्नमेंट का ये मानना था कि पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा भरोसा किया जाए और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर के ही हाथों में होनी चाहिए. बट ये इनकी ग्रोथ हुई, पर कैसी हुई? इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, यानी कि उस चीज़ को बनाने वाली सिर्फ पब्लिक की इंडस्ट्री थी, यानी गवर्नमेंट की थी, और वो भी कैसी थी? इनएफिशिएंट. Protection of public sector industry led to the growth of inefficient monopolies. Telecommunication was a government monopoly till about 1990. We all know that people had to wait for years and years just for a telephone connection. इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आज के टाइम पे अगर आपको सिम कार्ड या और कुछ खरीदना है तो आप जाते हो, फ़ोन या सिम कार्ड आपको तभी मिल जाता है, हैंड टू हैंड वो एक्टिवेट हो जाता है. बट 1990 से पहले अगर आपको टेलीफोन लगवाना होता था तो आपको पहले एप्लीकेशन देनी होती थी और काफ़ी टाइम बाद उसका आता था कि आपका यहाँ टेलीफोन लगेगा या नहीं लगेगा, काफ़ी टाइम बाद उसकी परमिशन आती थी. ठीक है. बट नाउ यू गेट रिपीटेड एसएमएस ऑफरिंग यू अ न्यू टेलीफोन कनेक्शन फ्री ऑफ चार्ज. नई सिम के लिए आज के टाइम में फ़ोन आते रहते हैं, एसएमएस आते रहते हैं. ठीक है. तो बैड इम्पैक्ट क्या था इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का? कि हम इंटरनेशनली ग्लोबली जो इतना ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, लोग आगे बढ़ रहे थे, उससे हम पिछड़ गए. वरना यहाँ पे टेलीफोन बहुत इजी हो जाता उससे पहले ही. ठीक है. सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. और कंपटीशन जितना कम होगा मॉडर्नाइजेशन उतना ही कम होगा. ठीक है. क्योंकि कंपटीशन तो था ही नहीं यहाँ पे. जब कंपटीशन नहीं होगा किसी से तो जो भी आप कर रहे हो आपके लिए वही बेस्ट है, और उसकी वजह से जो नई टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्नाइजेशन था वो नहीं आ पाया. Old users of cars still remember that Ambassador and Fiat were the only two models produced by the domestic industry in India. ठीक है. No doubt that the domestic car industry flourished as a near monopoly owing to the policy of protection, but prolonged protection failed to promote the domestic producers to upgrade or modernize their product. यानी एम्बेसडर कार जैसी थी वैसी ही रही कई सालों तक, उसने उसको कुछ मॉडर्न कुछ नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन में ही नहीं था. और आज जब कंपटीशन में बाकी मार्केट्स आई, बाकी फर्म आई, बाकी कंपनी आई, तो
तो फिर एम्बेसडर कार कोई नहीं खरीदता। ठीक है। Consequently, Fiat and Ambassador continued to be owner's pride as long as the policy of protection was pursued. And after the policy of protection was withdrawn, people rejected these cars as a good riddance. Third point, indiscriminate spread of public sector enterprises. The period 1950 to 1980 was marked with a trend to do anything and everything through public sector undertaking. So much so that the public sector undertaking in their bid to play the role of a crusader started slowing up opportunities of investment for the private entrepreneurs. One can appreciate commanding height of the economy to be public sector undertaking, but one failed to understand the logic when public sector enterprises start producing bread and shoes. It amounts to an indiscriminate spread of public sector enterprises. देखो ये वाला point देखो वापस. The period 1950-1980 was marked with a trend to do anything and everything through public sector undertakings. In 1950 से 1980 तक जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो कुछ भी कर सकते थे. ठीक है. सो मच सो दैट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन देयर बिड टू प्ले द रोल ऑफ अ क्रूसेडर started slowing up opportunities of investment for the private entrepreneurs. One can appreciate commanding height of the economy to be public sector undertaking, but one fails to understand the logic when public sector enterprises start producing bread and soup. It amounts to be an indiscriminate spread of public sector enterprises. देखो पब्लिक सेक्टर के पास बहुत बड़ी बड़ी कमांड हो तो बस ठीक है, बट अगर पब्लिक सेक्टर छोटी मोटी चीज भी बेचने लगेगा तो ऐसा तो बड़ा अजीब है कि सुनना कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई इंडस्ट्री हो जो ब्रेड बेचती हो या सूज बेचती हो. नहीं. ठीक है. तो गवर्नमेंट के हाथ में हमेशा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ही रही है. ठीक है. Indiscriminate spread of public sector enterprises in producing such goods as bread and shoes implied first indiscriminate and irrational use of public resources and swallowing up opportunities of investment for the private entrepreneurs. Fourth point, economically unviable state enterprises, a political compulsion. Any private sector enterprises would ultimately shut down if found to be an economically unviable unit. But in case of public enterprise, it always has been a political compulsion to bear the losses and continue operating unviable enterprises. देखो इकोनॉमिकली स्टेट इंटरप्राइजेस का मतलब ये है कि जिनको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है. तो कोई भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस अगर कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो वो बेयर नहीं करेगी, वो बंद कर देगी, शट डाउन कर लेगी. लेकिन जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट की कंपल्सन की वजह से कंटिन्यू चलती रहती है, पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से, चाहे उसको लॉस हो या ना हो. लॉस हो तब भी वो कंटिन्यू चलती रहती है. तो ऐसे ही उस टाइम पे काफ़ी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी, कंपनी थी जो लॉस होने के बाद भी कंटिन्यू चल रही थी. Trade unions and politicians opposed shutting down the unviable public enterprises on the pretext of social injustice to the workers. और उस टाइम पे क्यों वो कंटिन्यू लॉस होने के बाद भी चलती थी? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस थे वो प्रोटेस्ट करते थे, अपोज करते थे कि आप इनको बंद नहीं करोगे, क्योंकि इनको बंद कर दोगे तो इसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको खाने को रोटी नहीं मिलेगी. Gradually, the government started realizing that the bad impact of inward-looking trade policy were overshadowing the good impact. यानी कि जो bad impact है वो बढ़ते जा रहे हैं. Accordingly, by the end of 1990, the government started giving a serious thought to new economic policy, which was put in place in 1991. Discussion of NEP is the subject matter of chapter 6. ठीक है, वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. तो अभी हमने पढ़ा कि 1991 में जो हमने जो पॉलिसी यूज़ की थी, यानी जो पॉलिसी हमने चूज़ की 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे पहले की जो हमारी पॉलिसी थी मीन्स इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, हमने उसके गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा है अभी. ठीक है. और नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही होगा
वो होगा 1991। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि 1991 से पहले जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी, इसके क्या क्या गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट थे। तो हमने देखा कि इसके गुड इम्पैक्ट से ज़्यादा इसके बैड इम्पैक्ट थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इस पॉलिसी को चेंज करना था और अब हमें इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी की जगह आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी को लेके आना था, या आप कह लो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके आना था। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। ठीक है, और 1991 में आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी। और एनईपी के अंदर क्या क्या न्यू चेंजेस किए गए थे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी आप इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट और क्या थी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, इसको नोट कर लो। कोई भी डाउट हो तो आप उसको लिख लो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप। ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।